नमस्कार दोस्तों, ये यूजीसी नेट का 30 सितंबर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसको हम लोग 20 तक सॉल्व कर चुके थे और मिड में जो ये मैथ के क्वेश्चन थे तो उनको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अब 31 से स्टार्ट करना है। और आप लोगों को हम लोगों का जो चैनल है जनरल साइंस का, इसमें हम लोगों ने पहले भी यूजीसी के जो 21 2020 के और 2019 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कर रखा है। तो लिंक में आप जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से जा सकते हैं। साथ में हम लोग घटना चक्र का, हिस्ट्री का भी वीडियो बना रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम लोगों को पता चल सके और मार्गदर्शन भी मिल सके कि आगे हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करें इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनका हमें मैच बनाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेब ब्राउज़र, तो ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र क्रोम होगा, क्रोम वेब ब्राउज़र में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है, ठीक है, MS डॉस जो है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये MS वर्ड होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका बी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रोम गूगल कंपनी का बनाया गया विश्व का सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला वेब ब्राउज़र है। दूसरे स्थान पर मोजिला का फायरफॉक्स है। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। कुछ अन्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करता है। कुछ अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? जैसे MS एक्सेल है, सफारी है, व्हाट्सएप है, ठीक है। अगला है सूची 1 और सूची 2, इसमें भी मिलान करना है। तो क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिथम और डेटा। तो ये बताना है कि किस में क्या क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या, कौन सा होगा? लिनक्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर में कौन सा आ जाएगा? हार्डवेयर आ जाएगा, हार्ड डिस्क हार्डवेयर में आता है। एल्गोरिथम किस में होगी? इसमें एल्गोरिथम में क्या होते हैं? मूल तथ्य व आंकड़े होते हैं ना, नहीं, समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति होती है एल्गोरिथम में एक। और डेटा होगा मूल तथ्य व आंकड़े, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सी नहीं, सॉरी, इस पर गलत लग गया थोड़ा सा, ये डी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं और ये सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है लिनक्स जो होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर में लगने वाला वे भाग हैं जिसकी भौतिक उपस्थिति होती है। हार्ड डिस्क इसी का उदाहरण है। मूल्य तथ्य एवं आंकड़े डेटा कहलाते हैं। इनकी प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त उत्पाद इंफॉर्मेशन कहलाता है। एल्गोरिथम किसी भी समस्या के निवारण की सोपानिक पद्धति है। जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है, एक इनपुट डिवाइस है। और इसका क्या होता है? इसका प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं हम लोग। जॉयस्टिक का क्या होता है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्यतः गेमिंग में किया जाता है। कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आदि। टच स्क्रीन एवं मोडेम इनपुट एवं आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। तो जॉयस्टिक इसमें गेमिंग में यूज की जाती है। और इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन भी इसमें होता है। अच्छा, मैं प्रोग्राम बोल रही थी, वो गेमिंग बोलना था मुझे, ठीक है, गेमिंग के लिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड, iOS, तो MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दिए गए अन्य विकल्प एंड्रॉयड, iOS और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। OS कंपनी
ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंपनी के नाम दिए गए। एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, iOS जो है वो एप्पल का है, और लिनक्स जो है ओपन सोर्स का है। सूचना है, सूचना क्या है? संसाधित प्रदत्त है। क्या इसमें सूचना संसाधित प्रदत्त होता है, प्रोसेस्ड डेटा है। सामान्य तौर पर यह सार्थक जानकारी का उत्पादन करने के लिए डेटा अर्थात सूचनाओं का संग्रह और हेरफेर है। इसे सूचना प्रसंस्करण का सबसेट माना जा सकता है। अगला है स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित करिए। तो इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले पीठ पांस जो होता है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पौधे आ जाएंगे, फिर मृदा के कार्बनिक पदार्थ आएंगे, फिर जीवाश्म ईंधन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। क्या इसमें कार्बन भंडार जैव मंडल में अतिरिक्त कार्बन को अंतर्ग्रहित कर उसका संग्रहण करते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते क्रम में प्रश्नगत कार्बन भंडारों का अनुक्रम है। सबसे पहले पीठ में, फिर पौधा होता है, फिर मृदा के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, फिर जीवाश्म ईंधन होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? जीवाश्म ईंधन में होगा, जो ऑप्शन है उसमें, और सबसे कम इसमें पीठ में होगा। अगला है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। और तर्क क्या है? झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो इसका क्या होगा? होने की ओर प्रवृत्त है। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी डील कर चुके हैं इसको। तो इसमें झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है। जी नहीं, ज़्यादा प्रदूषित होता है ये। ठीक है, क्योंकि वही रीज़न वही है कि नदियों में बहता हुआ जल होता है और झीलों का एक सीमित स्थान होता है। और नदियों का जो जल होता है उसका 6 या 7 महीने का ड्यूरेशन होता है, जबकि इनका झीलों का सालों में होता है। तर्क क्या था? झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो ए सही नहीं है और आर सही है। ठीक है, क्योंकि झील नदियों की तुलना में प्रदूषण क्या हो जाएगा? डी लगा देते हैं आपको ऑप्शन, जिसमें थोड़ा सा रहे। क्या होगा? क्योंकि झील नदियों की तुलना में प्रदूषण हेतु अधिक सुवैध होती हैं, जिसका कारण उनके झील प्रतिधारण समय लैक रिटेंशन टाइम का अधिक होना होता है, जो किसी प्रदूषक के झील प्रणाली में आने एवं बाहर निकलने के मध्य का अंतराल होता है। तर्क सही है। झीलों में जल प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है, अर्थात उदाहरण वाष्पीकरण, वर्षण और भौम जल के श्रावण आदि के द्वारा। ठीक है, अगला है सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्य, जो MDG है। क्या है? लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 से 2015 के मध्य मातृ मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था? तो ये था 75%। ये जो 8 लक्ष्य दिए गए हैं ना, आप इनको देख लेना। मिलियम डेवलपमेंट जो गोल बनाए गए थे 2000 से 2000 में, तो ये देख लें, इसमें लिखे हुए हैं, आपको बता देते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 तक प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित 8 लक्ष्य हैं। इसके विकास लक्ष्य 5 के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर में 75% की कमी प्रस्तावित थी। इसके अन्य लक्ष्य हैं गरीबी एवं भुखमरी को खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता एवं नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। चौथा है शिशु मृत्यु दर को कम करना। पांचवा मातृ स्वास्थ्य को बेहतर करना। 6 है HIV एंड एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों का उन्मूलन। 7वां है पर्यावरण संधारणीयता को प्रोत्साहन। और 8वां है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। और फिर इसी के बाद जो 2015 में बनाए गए थे वो SDG बनाए गए थे। तो ये हम लोगों ने SDG के एक शॉर्ट का बना रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं SDG के जो 17 लक्ष्य बनाए गए हैं, और इसका भी हम लोग एक बना देंगे 8 लक्ष्य का, ताकि आप लोगों को एक स्थान पे इसको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है कितनी है? 1 से लेकर 25 मेगावाट तक। अच्छा, जो ये MDG और SDG है ना, इनको ज़रूर आप लोग एक बार देख लेना। देखना क्या, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये आते हैं।
चाहे 17 लक्ष्य वो हों और चाहे 8 लक्ष्य हों, इनसे पूछा जाता है कि किस लक्ष्य में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जल शक्ति, लघु जल शक्ति के लिए क्या है, 1 से 25 मेगावाट तक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल शक्ति संयंत्र लघु जल शक्ति संयंत्र की श्रेणी में आते हैं। इस संदर्भ में अन्य श्रेणियाँ क्या हैं, 100 किलोवाट या उससे कम माइक्रो, 101 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट मिनी और 25 मेगावाट लघु स्मॉल वाले आते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति आयोग की अनुशंसा का परिणाम थी, तो ये कोठारी आयोग का आता है। ये शायद 62 या 63 वाला है, देख लेना आप इसको कब बना था, ये 64 में बना था। जुलाई 1964 में कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया, 1968 में। ठीक है, इस नीति में सेकेंडरी स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूले पर जोर दिया गया। इस नीति में शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय का कितना 6% हम लोगों को शिक्षा पे देना चाहिए। MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है, क्या है, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। क्या है, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, NEAT का शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEAT नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी योजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है। इस योजना में ट्रिपल मॉडल को प्रोत्साहित दिया गया है। यह योजना AI पर बल देती है। AICTE को इसकी क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। अगला है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में बनाया गया था। उसके बाद शायद गुजरात में भी बनाया जा रहा है। ये इसका खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये ऑप्शन में आप कमेंट्स में बताना कि जो सेकंड बनाया गया वो कहाँ पे। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश में भी बनाया जा रहा है, मेरठ में, तो वो भी है एक खेल विश्वविद्यालय ही है वो। अगला है निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा और शोध, तो ये कोठारी आयोग ने कितना बोला था परसेंटेज, अभी हम लोगों ने पीछे बताया है 6% बोला था। ठीक है, जुलाई 1964 में गठित कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा तथा अनुसंधान को देश के समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास तथा प्रगति एवं निर्णायक माना, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। इस आयोग की अनुशंसाएं क्या थी, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा बनाया जाए, उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला है नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें कथन और तर्क दिया गया है अगले क्वेश्चन में 44 में। CO2 का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 से 2016 के दौरान स्थिर था। तर्क क्या है, 2014-2016 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय एवं निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुई, तो इसका क्या सही है, दोनों सही है। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, CO2 का सार्वभौमिक उत्सर्जन जो था ना उस स्थिर रहा है 2014 से 16 का, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियाँ मजबूती से परिनियोजित हुई थी उस टाइम। क्या था इसमें, इस दौरान निम्न कार्बन तकनीकियाँ वही है इसमें लिखा है। ठीक है, अगला है प्रीडेटरी जनरल वह है जिसका प्रकाशक क्या होता है। प्रीडेटरी जनरल ये होता है अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करना। प्रीडेटरी जनरल अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करना होता है। ठीक है, शुल्क प्रकाशित करता है जिसका प्रकाशक, जो इसका प्रकाशक होता है ना प्रीडेटरी जनरल को, वह क्या करता है, अवमानक और अर्थात बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है।
इसका पढ़ लेते हैं। प्रिडेटरी जर्नल ऐसा जर्नल है जिसका प्रकाशक शुल्क के लिए बिना किसी पीयर रिव्यू के अपमानक सामग्री भी प्रकाशित करता है। उदाहरण था छलपूर्ण व झूठी सामग्री, ठीक है, जो येलो जर्नलिज्म कहलाता है, शायद यही होगा। अगला ये गद्यांश दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और कंप्लीट हो चुका है ये हम लोगों का वीडियो। तो अच्छा नहीं हुआ है, सॉरी, ये स्किप हो गया था क्या इसमें। अगला है शैक्षिक परिचर्चाओं में मुहावरेदार, इसको पढ़ लेते हैं। शैक्षिक परिचर्चाओं में मुहावरेदार पदों एवं नारों का औपचारिक अनुप्रयोग इस बात के बारे में संदेह पैदा करता है कि चिंतन एवं कार्य के दुर्बल संबंध है। जैसे जैसे आम प्रचलित शब्दों में अभिवृद्धि होती है और बातचीत में एक आदर्शवादी पुट देखने को मिलता है, एक सजग श्रोता यह आश्चर्य करने लग सकता है कि इन शब्दों के बारे में जो सतही प्रचलन प्राप्त हैं, क्या भी यह बता पाते कि कक्षागत परिवेश की वास्तविकता क्या है। आज के युग एवं काल में शिक्षा में लोकतंत्र, सृजनशीलता एवं नवाचार के विरुद्ध जाना कठिन है। तथापि ये आकर्षण पद शिक्षण व्यवहार में आम रूप से प्रचलित क्रियाओं के कितने सही परिसूचक हैं। निस्संदेह ये दोनों प्रायः संबंधित नहीं हैं। एक ऐसी वास्तविकता जिसके बारे में शिक्षा शास्त्री प्राय शिकायती मुद्रा में होते हैं, तथा सिद्धांत एवं व्यवहार में स्पष्टता पृथकत्व देखने को मिलता है, जो शिक्षक कहते हैं अथवा उसके नेता जो कहते हैं तथा वे जो करते हैं, इसमें पाई जाने वाली विसंगति कई रूपों में अभिव्यक्त होती है तथा कई महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाती है। कतिपय लोगों के लिए यह आदर्शवादी पत्तियों एवं अभिनव एक तरह क्रांतिकारी व्यवहारों के समर्थकों के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करने की आधारशिला विकसित कर देती है। पूर्व में अनुभूत मोह भंग से जनित यह निराशावादी अधिकतर नए शिक्षकों पर अपनी पकड़ बना लेता है, जब वे इस बात को महसूस करते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि में से प्राप्त अनुभवों और उम्मीदों की गुणवत्ता यथार्थ से परे है। पाठ्यपुस्तक एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वर्णित एवं अनुभूत शिक्षण दो विपरीत पहलू बन जाते हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा शास्त्र के अनुदेशन एवं अन्य बाहरी लोगों को अभ्यासकर्ताओं द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है। सहयोगी शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाण भी संदेह के घेरे में देखे जाते हैं, जब यह कक्षा में ऐसा सुनने वालों के अनुभव के साथ बेमेल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें क्या है कि तो शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों के प्रयोग की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या उद्घटित करने को रही है। तो क्या होता है इसमें, कक्षागत परिवेश में कही जा रही बात और किए जा रहे कार्य के बीच का अंतर जो होता है वो उद्घटित करती है मुहावरों का प्रयोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार शैक्षणिक परिचर्चाओं में मुहावरेदार पदों एवं नारों का औपचारिक अनुप्रयोग इस बात के बारे में संदेह पैदा करता है कि चिंतन एवं कार्य में दुर्लभ संबंध है। इससे पता चलता है कि कक्षागत परिवेश में कही जा रही बात और किए जा रहे कार्य के बीच अंतर है। अगला है आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा में नित्य व्यवहार से किस प्रकार से जुड़ी हैं। तो ये किस प्रकार से जुड़ी होती हैं, ये सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच के अंतर का पहचान करवाती हैं, ठीक है। क्या होता है ये, सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर का पहचान करवाती हैं, जो आदर्शवादी अवधारणाएं होती हैं कि क्या सिद्धांत है उसमें क्या व्यवहार में लाया जा रहा है। प्रस्तुत अवतरण के अनुसार आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा के नित्य व्यवहार रूटीन प्रैक्टिस के में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर का पहचान करने में सहायक हैं। अगला है शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी का क्या परिणाम होता है। तो क्या होता है, शिक्षण में मोह भंग होगा। कथनी और करनी के बीच सामंजस्य में कमी होगी तो शिक्षण को क्या होगा, मोह भंग होगा और उसके कारण दोषपूर्ण स्थिति प्रॉब्लम प्रस्तुत होगी। इसमें क्या होता है, शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित सिद्धांत एवं व्यवहार में पृथकत्व में कई विसंगतियां अभिव्यक्त होती हैं, जो कि कई महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाती हैं। शिक्षा में मोह भंग से जनित निराशावादी भी उनमें से एक है। अगला है नए शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा क्यों करते हैं। तो दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि जब मोह भंग हो जाएगा इनका शिक्षकों का, तो पीछे हम लोगों ने देखा है ना शिक्षण व्यवहार में, इसमें क्या होता है, शिक्षण व्यवहार में कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी होगी तो मोह भंग होगा और जिस कारण क्या होगा, उसमें दोषदर्शी प्रवृत्ति आ जाती है
क्या होता है इसमें, नए शिक्षकों के बीच मोहभंग की स्थिति के कारण वे शिक्षा शास्त्र के अनुदेशन एवं अन्य बाहरी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसी दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं। अगला है गद्यांश में किसका विश्लेषण किया गया। भाषा एवं परिचर्चा के बीच संबंध नहीं, शिक्षण के सिद्धांत एवं वास्तविक व्यवहार के बीच का, शिक्षा में आदर्शवाद का महत्व बताया गया इसमें कि शिक्षण के सिद्धांत एवं वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद बताया गया, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का, ठीक है, पी आ जाएगा इसका, डी नहीं आएगा। इसमें क्या है, गद्यांश में शिक्षण के सिद्धांत एवं वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद का विश्लेषण किया गया है, जो विकल्प बी को सही सिद्ध करता है। तो ये हम लोगों का ये सेगमेंट पूरा पेपर खत्म हो चुका है, ये वाला घटना चक्र का। और आगे हम लोगों का जो हिस्ट्री का है, जो मिडेवल और अब हम लोग आधुनिक का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके भी आप लोग वीडियो देखते रहिए, ताकि हिस्ट्री में भी जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से डील कर सकें। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इसका समय। नमस्कार।